गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तरकालीन कला और साहित्य के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मौर्योत्तरकालीन व्यापार वाणिज्य का अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। इस युग में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार होने से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और इस व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के कई कारण थे। इस समय नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हुआ। इसके अलावा रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का भी विकास हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्व एशिया से भी भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुए और व्यापार को बढ़ावा मिला। इस काल में यानी कुषाण काल में मध्य एशिया तक के प्रदेश कुषाणों के नियंत्रण में थे और चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले सिल्क मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और भारत का मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व से घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की स्थापना हुई। इस समय मौद्रिक व्यवस्था भी मजबूत थी और नियमित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हुआ। मुद्रा अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने से व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। मौर्योत्तर काल में उद्योग धंधों के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है और मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है उसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। जहां मौर्योत्तर काल में शिल्पी राज्य के नियंत्रण में थे, वहीं मौर्योत्तर काल में वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। उरैयूर व अरिकमेंडू सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। वस्त्र उद्योग के अलावा गंदिक, बढ़ई, कुंभकार आदि के व्यवसाय भी काफ़ी प्रचलन में थे। हाथी दांत की बनी वस्तुएं काफ़ी अच्छी थी, जिनकी दुनिया भर में मांग थी। धातु का व्यवसाय भी इस समय उन्नति पर था। सोना, चांदी, तांबा, टिन, लोहा इत्यादि के भी व्यवसाय उन्नति पर थे। इस प्रकार उद्योग धंधे काफ़ी अच्छी स्थिति में थे और इन उद्योग धंधों के विकास में श्रेणी संगठन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहाँ मौर्योत्तर काल में यहाँ विशेष बात यह कि जहाँ मौर्य काल में शिल्पी राज्य के नियंत्रण में थे, वहीं मौर्योत्तर काल में वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। शिल्पियों व व्यापारियों के निगम होते थे। शिल्पियों की श्रेणियों के प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेष्ठ निगम का प्रधान श्रेष्ठी, श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पुक का प्रधान ज्येष्ठ कहलाता था और ये श्रेणी थे अपने सदस्यों पर नियम लागू करते थे। श्रेणियों के पास लोग निधि के रूप में धन भी जमा कराते थे। तो इस प्रकार इस श्रेणी संगठनों के कारण उद्योग धंधों को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति हुई और जिससे मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य उन्नति पर पहुंचा। व्यापार मौर्योत्तर काल में व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार उन्नत थे।
व्यापार के विकास की या व्यापार के विकास का वर्णन हमें विभिन्न ग्रंथों, जातक कथाओं, संगम साहित्य, मिलिंद पन्नों, रोमन लेखों आदि से प्राप्त होता है। इस काल में देश के विभिन्न भागों में अनेक उत्पादन केंद्र थे, जिनमें बनारस, मथुरा तथा तक्षशिला, प्रतिष्ठान, अरिकमेडु, मदुरै आदि मुख्य है। विभिन्न नगरों अनेक वस्तुओं के उत्पादन की चर्चा मिलती है, जिसमें हाथीदांत की बनी हुई वस्तुएं, मोती, रत्न, आभूषण, नमक, तेल, सूती एवं रेशमी वस्त्र आदि मुख्य थे। इस काल में विभिन्न नगरों एवं बाजारों को जोड़ने वाले अनेक व्यापारिक मार्ग भी सक्रिय थे, जिनके द्वारा देश के विभिन्न स्थान आपस में जुड़ते थे, जिनसे आंतरिक व्यापार अच्छी स्थिति में था। इनमें जो मार्ग थे वो प्रथम मार्ग है ताम्रलिप्ति से होते हुए इसे उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था। ताम्रलिप्ति, राजगृह, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला, तो इसे उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय मार्ग है वो मथुरा से लेके उज्जैन, बढ़ौंच और सोपारा तक था। तृतीय मार्ग बढ़ौंच, नासिक, नागार्जुनकोंडा और अरिकमेंडू तक फैला हुआ था। चतुर्थ मार्ग है वो मालाबार तट से लेके अरिकमेंडू तक था। पंचम मार्ग है वो ताम्रलिप्ति से लेके मदुरै तक था। तो इस प्रकार देश में आंतरिक व्यापार भी इस समय प्रगति पर था। विदेशी व्यापार, इस काल में भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। भारत का व्यापार रोम, मध्य एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन आदि देशों से होता था। भारत का चीन से व्यापार मौर्योत्तर काल में अधिक होता था और भारत चीन व्यापार रेशम मार्ग के द्वारा स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। चीन से चीनी मिट्टी का बर्तन, कच्चा रेशम आदि वस्तुएं मुख्यतः भारत लाई जाती थी, जबकि भारत चीन को सूती वस्त्र, मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, औषधियाँ आदि का निर्यात करता था। भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार में भी इस समय वृद्धि हुई और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। मौर्योत्तर काल में ही संस्कृत साहित्य में स्वर्णद्वीप यानी जावा, सुमात्रा आदि के साथ भारतीय व्यापारियों के व्यापार करने का विवरण प्राप्त होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया से मसाले, खनिज, सुगंधित वस्तुएं, सोना चांदी आदि भारत आती थी, जबकि भारत हाथीदांत की बनी वस्तुएं, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि का निर्यात करता था। तो इस प्रकार इस काल में इसके अलावा भारत जो रोमन व्यापार है इसमें भी इस समय बहुत ही वृद्धि हुई। भारत और रोम के बीच इस समय व्यापार काफ़ी उन्नति पर था। भारत से मिस्र को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हाथीदांत, कछुएं, मोती, रंग, नील व बहुमूल्य लकड़ी प्रमुख थे। रोम से भारी मात्रा में सोना निर्यात किया जाता था, जिसका उदाहरण हमें यह प्राप्त होता है कि 77 ईस्वी में यानी प्रथम सदी ईस्वी में जो प्लिनी है वो दुख प्रकट करता है कि भारत को गोल मिर्च खरीदने के बदले सोना लुटाया जा रहा है। यानी रोमन व्यापारी मसाले, हीरे, हाथीदांत व इस्पात खरीदने के लिए उसका भुगतान व स्वर्ण के रूप में करते थे। तो इस प्रकार ये व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। और मौर्योत्तर काल विशेष रूप से ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी का काल है, वो व्यापार वाणिज्य में उन्नति का काल माना जाता है। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है मौर्योत्तर काल के व्यापार वाणिज्य का वर्णन कीजिए, या भारत में व्यापार वाणिज्य में सर्वाधिक वृद्धि किस काल में होती है। काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इस प्रकार आज हमने मौर्योत्तरकालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा की है। वीडियो को सुनते समय आप इसके नोट्स भी बनाया करो और जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आप हल किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।